हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रणवीर सिंह और आज हम बात करेंगे एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में कपलिंग कांस्टेंट के बारे में। कपलिंग कांस्टेंट तो सीधा सा इसका मतलब है कि जो कपलिंग होगा नियर बाई प्रोटॉन्स में, उनका जो रिज़ल्ट है वो रिज़ल्ट जब हम किसी कांस्टेंट वैल्यू के द्वारा रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो कपलिंग कांस्टेंट। हमें पता है कि जब नियर बाई प्रोटॉन्स में इंटरेक्शन होता है, जिसे हमने स्पिन स्पिन इंटरेक्शन कहा था, तो उस इंटरेक्शन की वजह से उन प्रोटॉन के जो सिंगलेट हैं वो मल्टीप्लेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस प्रकार जब किसी इक्विवेलेंट प्रोटॉन के सेट का मल्टीप्लेट हमें प्राप्त होता है तो उस मल्टीप्लेट में जो कंटिन्यूअस पीक होती है, उन पीक के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कांस्टेंट रहता है और उस को ही हम कपलिंग कांस्टेंट जे के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे यहाँ हमने CH3CH2X एथिल का कोई व्युत्पन्न है, उसको हम कंसीडर कर रहे हैं। उसके लिए हम स्पेक्ट्रा अगर हम देखेंगे हाई रिजॉल्विंग पावर के साथ, तो यहाँ पर हमने देखा कि CH3CH2X में दो प्रकार के सेट हैं। CH3 के जो प्रोटॉन हैं उनको हमने A प्रोटॉन कह दिया और CH2 के जो प्रोटॉन हैं उनको हमने B प्रोटॉन कह दिया। इसका जब हमने स्पेक्ट्रम देखा तो ये स्पेक्ट्रम इस प्रकार से, क्योंकि जो B प्रोटॉन है उन B प्रोटॉन के नियर बाई कंडीशन में 3 प्रोटॉन हैं, तो उनकी वजह से हमें यहाँ पर क्वार्टेट प्राप्त हुआ। A प्रोटॉन है, उनके नियर बाई 2 प्रोटॉन है, तो n+1 रूल के अकॉर्डिंग वहाँ पर हमें A प्रोटॉन के लिए ट्रिपलेट प्राप्त होगा। इस प्रकार A और B दोनों प्रोटॉन के लिए हमें मल्टीप्लेट प्राप्त हो गया। यहाँ ये जो मल्टीप्लेट हैं इनमें किन्हीं दो क्रमागत जो कंटिन्यूअस पीक हैं, उन पीक को अगर हम देखें तो वो हमें इस प्रकार से दिखाई दे रही है। तो दो क्रमागत जो पीक है उनका मिडल पॉइंट का जो डिफरेंस है, जो उनका बीच का दूरी है, ये कांस्टेंट वैल्यू होता है। इस कांस्टेंट को ही हम जे या कपलिंग कांस्टेंट कह रहे हैं। यहाँ स्पेक्ट्रा में अगर इसको हम देखें तो ये डिफरेंस है Δ1 और Δ2, यानी दोनों पी के जो केमिकल शिफ्ट वैल्यू है उनका डिफरेंस है। इस डिफरेंस को हम जे के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो केमिकल शिफ्ट का डिफरेंस है, इसे जब हम जे के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं तो जे हर्ट्ज या CPS साइकिल पर सेकेंड के रूप में दर्शाया जाता है। तो उस डेल्टा वैल्यू की डिफरेंस को हर्ट्ज में कन्वर्ट करने के लिए जो डिफरेंस आया उसको हम ऑपरेटिंग जो फ्रीक्वेंसी है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, जो मेगा हर्ट्ज में है। तो इस प्रकार हमें जे का मान हर्ट्ज में प्राप्त हो जाएगा। ये जे वैल्यू जो आउटर मैग्नेटिक फील्ड है उस पर डिपेंड नहीं करता है। इस जे का वैल्यू इस बात पर डिपेंड करता है कि मॉलिक्यूल के अंदर या स्पिन सिस्टम के अंदर कपलिंग किस प्रकार का है। कपलिंग करने वाले जो प्रोटॉन्स हैं उनकी प्रॉक्सिमिटी कितनी है, उनका बीच का जो एंगल है वो एंगल कितना है, इन सब बातों पे जे का वैल्यू डिपेंड करता है। तो हम यहाँ आप देखते हैं कि जो कपलिंग है वो कपलिंग किस प्रकार का है या कितना प्रकार का हो सकता है, जिसके अकॉर्डिंग
जे जो कांस्टेंट है, कपलिंग कांस्टेंट है, उसका वैल्यू हम डिसाइड करेंगे। तो कपलिंग को हम मुख्य रूप से दो ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, शॉर्ट रेंज कपलिंग और लॉन्ग रेंज कपलिंग। शॉर्ट रेंज का मतलब हुआ कम दूरी पर जो प्रोटॉन है उनके इंटरेक्शन या उनका कपलिंग, और लॉन्ग रेंज का मतलब हुआ अधिक दूरी पर पाए जाने वाले प्रोटॉन का आपस में इंटरेक्शन या कपलिंग। शॉर्ट रेंज कपलिंग में मुख्य रूप से 2J कपलिंग और 3J कपलिंग की बात करते हैं। 2J का मतलब जो प्रोटॉन 2 बॉन्ड अवे हों उनके बीच का जो कपलिंग है उसको हम बोलेंगे 2J, और जो प्रोटॉन 3 बॉन्ड अवे हों उनको हम बोलेंगे, उनके जो कपलिंग है उसको हम बोलेंगे 3J कपलिंग। तो शॉर्ट रेंज कपलिंग में मुख्य रूप से 3 प्रकार की कपलिंग को हम पढ़ेंगे। उसमें एक है वर्चुअल कपलिंग, एक जेमिनल कपलिंग और एक है विसिनल कपलिंग। लॉन्ग रेंज कपलिंग में 3 बॉन्ड से अधिक दूरी वाले जो प्रोटॉन है उनके बीच का जो कपलिंग है उसके बारे में अध्ययन किया जाता है, और ये मुख्य रूप से 4J या 5J कपलिंग हो सकती है। इससे अधिक दूरी वाले जो प्रोटॉन है उनके बीच का जो कपलिंग है वो नेग्लिजिबल होता है या वो इतना नहीं पाया जाता है। कुछ सिस्टम जो जैसे हाईली कॉन्जुगेटेड सिस्टम हो उनमें वो इंटरेक्शन है वो थोड़ा इफेक्टिव हो सकता है। ये लॉन्ग रेंज कपलिंग को हम मुख्य रूप से 2 भागों में डिवाइड करके अध्ययन कर सकते हैं। एक W कपलिंग जो है 4J कपलिंग है, और एक नॉर्मल कपलिंग या जिसे हम 5J कपलिंग भी कह सकते हैं। अब हम बात करते हैं वर्चुअल कपलिंग के बारे में। तो वर्चुअल कपलिंग का मतलब हुआ कि ये इसका जो अमाउंट है ये बहुत कम होगा। ये एक तरह का आभासी कपलिंग है। जैसे इस प्रकार यहाँ कोई सिस्टम है जिसमें ये 3 प्रकार के प्रोटॉन है, A, B और M। यहाँ पर A प्रोटॉन का B प्रोटॉन के साथ जो इंटरेक्शन होगा या कपलिंग होगा ये स्ट्रॉन्ग होगा, और ये इंटरेक्शन हुआ 1, 2 और 3 बॉन्ड अपार्ट का। इस A प्रोटॉन का जब M प्रोटॉन के साथ कपलिंग होगा तो वो कपलिंग बहुत कम होगा, क्योंकि यहाँ इन दोनों प्रोटॉन के बीच का जो बॉन्ड है, टोटल जो बॉन्ड है वो 1, 2, 3, 4, ये 4 बॉन्ड अपार्ट है। तो यहाँ इनका जब हम स्पेक्ट्रम देखेंगे, जैसे हम अगर ए के स्पेक्ट्रम को कंसिडर करेंगे तो ए का जो स्पेक्ट्रा है वो बी प्रोटॉन के कारण स्प्लिटिंग प्रोसेस के द्वारा मल्टीप्लेट के रूप में प्राप्त होता है, और उसके ऊपर एम का इफेक्ट होने से वो डिस्टोर्टेड फॉर्म में हमें दिखाई देता है। इस प्रकार की जो कपलिंग है उसमें हम ये देख रहे हैं कि जो ए और बी का कपलिंग हुआ उसकी वजह से कपलिंग कांस्टेंट है उसका वैल्यू ए और बी के केमिकल शिफ्ट के डिफरेंस से बहुत ज़्यादा होता है। जैसे यहाँ हम देख रहे हैं कि ए और बी लगभग सेम एनवायरनमेंट वाले प्रोटॉन है, तो उनका केमिकल शिफ्ट वैल्यू ऑलमोस्ट इक्वल होगा, बराबर आसपास ही होगा। इस कारण उनका जो डिफरेंस है वो बहुत कम आएगा, और जे वैल्यू का जो मान है वो इस डिफरेंस से बहुत ज़्यादा होगा। और ए और एम के बीच में जो कपलिंग हो रहा है उसके लिए जो कपलिंग कांस्टेंट है उसका वैल्यू ऑलमोस्ट 0 है। नेक्स्ट एग्जांपल हम ले रहे हैं एन हेप्टेन का। तो एन हेप्टेन को अगर हम देखें तो इस प्रकार से CH3, CH2, CH2, CH2 की 3 यूनिट और फिर CH3। तो यहाँ पर हमने इस CH3 को A प्रोटॉन
इस CS2 के जो प्रोटॉन उनको B और नेक्स्ट जो CS2 है उनके प्रोटॉन को हमने M के रूप में कंसिडर किया है। तो यहाँ पर A का B के साथ स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन होगा और A का M के साथ वर्चुअल इंट्रैक्शन होगा। तो यहाँ A और B, या हम ये भी कह सकते हैं कि M वाला A और ये CS2 B वाला B रहे और CS3 वाले को हम M भी कह सकते हैं। तो यहाँ A और जो M है इनके बीच में जो इंट्रैक्शन है वो वर्चुअल इंट्रैक्शन है। अब जेमिनल कपलिंग, ये 2J कपलिंग है। जेमिनल कपलिंग, जेमिनल नॉन इक्विवेलेंट जो प्रोटॉन है उनके बीच का जो कपलिंग है वो जेमिनल कपलिंग कहलाता है। जैसे यहाँ जब कार्बन, एक ही कार्बन के पास दो प्रोटॉन अटैच हों तो उन्हें हम जेमिनल प्रोटॉन कह रहे हैं। जेमिनल कपलिंग के लिए जो कपलिंग कांस्टेंट है उसका वैल्यू मोस्टली नेगेटिव होता है और ये वैल्यू वेरी करता है -20 हर्ट्ज से लेकर +44 हर्ट्ज तक। ये 44 हर्ट्ज जो वैल्यू है वो एल्डिहाइड के लिए हमें प्राप्त होती है। ये जे वैल्यू बॉन्ड एंगल पर डिपेंड करती है कि जो जेमिनल प्रोटॉन्स है उनके बीच में बॉन्ड एंगल कितना है, उसके ऊपर डिपेंड करती है। जे वैल्यू का जो वैल्यू मान है वो जो थीटा है, जो एंगल है, एंगल के बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है। जैसे अगर थीटा का मान 105 डिग्री है तो जे का मान लगभग -25 हर्ट्ज। थीटा का मान 109 डिग्री होने पर जे का वैल्यू -12 हर्ट्ज और थीटा का मान 125 डिग्री होने पर जे का वैल्यू लगभग 0 प्राप्त होता है। ये जे वैल्यू बॉन्ड एंगल, या हम कहें कि जिस कार्बन से जेमिनल प्रोटॉन जुड़े हुए हैं उस कार्बन की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं, उनसे अफेक्टेड होते हैं। तो ये अफेक्टिंग फैक्टर जो या तो बॉन्ड एंगल को प्रभावित कर रहे हैं या उस कार्बन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसको प्रभावित कर रहे हैं, वो फैक्टर इस प्रकार से हैं। जैसे पहला फैक्टर है हाइब्रिडाइजेशन या एस करेक्टर। एस करेक्टर जितना अधिक होगा कार्बन एटम का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी उतना बढ़ जाएगा, या उस कार्बन के द्वारा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का टेंडेंसी बढ़ जाएगा। तो जितने बॉन्ड पेयर नज़दीक आएंगे कार्बन के, उनके बीच का बॉन्ड एंगल उतना ही अधिक होगा और बॉन्ड एंगल अधिक होने पर जे का वैल्यू अधिक हो जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू की तरफ प्रोसीड होगा। जैसे यहाँ ये एल्केन में कार्बन sp3 संकृत अवस्था में है। इसके ये जो दोनों प्रोटॉन है वो जेमिनल प्रोटॉन्स हैं और इस कंडीशन में इन दोनों के बीच का जो कपलिंग कांस्टेंट है उसका वैल्यू लगभग -12.4 CPS या हर्ट्ज प्राप्त होते हैं। इसे यहाँ ये sp3 संकृत अवस्था में है तो हमें यहाँ ये पता है कि ये जो बॉन्ड एंगल है ये लगभग 109 डिग्री के आसपास होता है। और जैसा हमने पीछे देखा कि 109 डिग्री जब थीटा का मान होता है तो जे का वैल्यू लगभग -12 होता है। जब ये सेम सिस्टम एल्किन फॉर्म में हो, डबल बॉन्ड आ गया, तो ये जो कार्बन है ये कार्बन sp2 संकृत हो गया, एस करेक्टर बढ़ गया। एस करेक्टर बढ़ने से ये जो जेमिनल प्रोटॉन्स हैं इनके बीच का बॉन्ड एंगल बढ़ गया और बॉन्ड एंगल बढ़ने से जे का मान भी पॉजिटिव वैल्यू की तरफ प्रोसीड हो गया। इसका मान लगभग +2.5 CPS प्राप्त हो रहा है।
नेक्स्ट फैक्टर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एल्फा ग्रुप। जेमिनल प्रोटॉन वाले कार्बन के साथ जब कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप जुड़ जाता है तो उस इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप के जुड़ने की वजह से भी जे का मान प्लस वैल्यू की तरफ प्रोसीड होने लग जाता है। जैसे यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ इस कार्बन के साथ फ्लोरीन जुड़ा हुआ है और यहाँ पर क्लोरीन। फ्लोरीन और क्लोरीन में से फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होती है, इस कारण इस मॉलिक्यूल के लिए जे वैल्यू का मान क्लोरीन वाले मॉलिक्यूल की तुलना में अधिक है। यहाँ जे का मान -9.4 CPS आ रहा है और यहाँ माइनस में 10.8 CPS आ रहा है। नेक्स्ट फैक्टर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बीटा ग्रुप विद पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड हो और पाई बॉन्ड के अकॉर्डिंग बीटा पोजीशन पर अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप जुड़ा हुआ हो तो क्या इफेक्ट होगा। जैसे ही पाई बॉन्ड आ जाता है, हमने ऊपर देखा कि पाई बॉन्ड आने की वजह से कार्बन जेमिनल प्रोटॉन वाला जो कार्बन है उसमें एस करेक्टर बढ़ जाता है और एस करेक्टर बढ़ने से जे का वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू की तरफ प्रोसीड होगा। अब जब इसकी बीटा पोजीशन पर जो एल्किन ग्रुप है या पाई बॉन्ड है उसकी बीटा पोजीशन पर एफ या कोई दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप जुड़ जाता है तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप जे वैल्यू को माइनस वैल्यू की तरफ प्रोसीड कर देते हैं। तो यहाँ जैसे एल्किन के लिए जे का वैल्यू प्लस में 2.5 CPS प्राप्त हुआ और यहाँ जब इस एक एच को फ्लोरीन के द्वारा रिप्लेस कर दिया तो इसी के लिए जे का वैल्यू -3.3 CPS हो गया। तो पाई बॉन्ड की बीटा पोजीशन पर यदि इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप जुड़ जाता है तो जे का वैल्यू माइनस वैल्यू की तरफ प्रोसीड होता है। फिर है विसिनल कपलिंग, ये 3J कपलिंग है। उन प्रोटॉन के बीच का कपलिंग है जो 3 बॉन्ड की दूरी पर है। ये विसिनल प्रोटॉन के बीच का जो कपलिंग है उसके बारे में हम बात करेंगे। यहाँ कपलिंग कांस्टेंट का वैल्यू लगभग पॉजिटिव वैल्यू ही रहता है और इसका मान 0 से 10 हर्ट्ज के बीच में वेरी करता है। ये जे का वैल्यू का जो वेरिएशन है वो विसिनल प्रोटॉन्स के बीच में जो डिहाइड्रल एंगल है उनकी वैल्यू पर डिपेंड करता है और ये वेरिएशन यू फॉर्म में होता है। जैसे जब डाइहाइड्रल एंगल का मान 0 से 90 डिग्री के बीच में वेरी करता है तो जे का वैल्यू प्लस से नेगेटिव वैल्यू की तरफ प्रोसीड होता है, यानी जे का वैल्यू डिक्रीजिंग ऑर्डर में आता है। जब डाइहाइड्रल एंगल का मान 90 से 180 डिग्री की तरफ प्रोसीड होता है तो जे का मान बढ़ता है, पॉजिटिव वैल्यू की तरफ प्रोसीड होता है। तो इस प्रकार से यू फॉर्म में ये चेंज पाया जाता है। विसिनल कपलिंग कांस्टेंट जे का मान हम कार्पलस जो इक्वेशन है उस इक्वेशन की सहायता से काउंट कर सकते हैं और कार्पलस इक्वेशन के अकॉर्डिंग जे का वैल्यू 2 कंडीशंस में हम डिटरमाइन कर रहे हैं। पहला कंडीशन, जब थीटा का मान 0 से 90 डिग्री के बीच में वेरी कर रहा हो तब जे का मान होगा 8.5 cos स्क्वायर थीटा -0.28 और यदि थीटा का मान 90 डिग्री से 180 के बीच में वेरी करता है तब जे का मान होगा 9.5 cos स्क्वायर थीटा -0.28। अब हम बात करते हैं उन फैक्टर्स की जो विसिनल कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू को प्रभावित करते हैं।
जो अफेक्टिंग फैक्टर्स हैं। और यदि हम सिर्फ सिंपल वे में एक ही फैक्टर की बात करें तो हम डाईहेड्रल एंगल की बात करेंगे कि जैसे जैसे थीटा का मान चेंज हो गया या जो फैक्टर थीटा के मान को प्रभावित करेंगे वही जे की वैल्यू को प्रभावित करेंगे। तो पहला फैक्टर है रिंग साइज इन साइक्लिक कंपाउंड्स या अनसैचुरेटेड रिंग कंपाउंड्स। तो जैसे जैसे रिंग साइज बढ़ेगा वैसे वैसे थीटा का मान घटेगा और उसी के अकॉर्डिंग जे वैल्यू चेंज होगा। जैसे साइक्लोहेक्सिन के लिए जे का वैल्यू 8.8 से 10.5 हर्ट्ज तक है, जबकि साइक्लोप्रोपिन के लिए जे का वैल्यू 0.6 से 2.0 हर्ट्ज तक है। नेक्स्ट फैक्टर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए सब्स्टिट्यूट। अगर स्पिन सिस्टम में कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप जुड़ जाता है तो उस इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप की वजह से जे का वैल्यू कम हो जाता है, घट जाता है। जैसे यहाँ पर ये दो एग्जाम्पल हैं। फर्स्ट में 1,1,2 ट्राईक्लोरो एथेन है और सेकंड एग्जाम्पल एथिल क्लोराइड है। तो हम देख रहे हैं कि सेकंड में सिर्फ एक इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप जुड़ा हुआ है, जबकि फर्स्ट में स्पिन सिस्टम के साथ 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप जुड़ने की वजह से यहाँ जे का जो वैल्यू है वो कम प्राप्त होता है। यहाँ 6.0 हुआ, जबकि यहाँ पर 7.3 हर्ट्ज प्राप्त हो रहा है। जब इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूट किसी साइक्लिक कंपाउंड में जुड़े हों और वो रिगिडली एंटी पेरीप्लेनर कंडीशन में हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिव का जो इफ़ेक्ट है वो और ज़्यादा हो जाता है। जैसे यहाँ पर ये दो एग्जांपल हैं साइक्लोहेक्सेन के। इनमें ये इलेक्ट्रोनेगेटिव X जुड़ा हुआ है। ये फर्स्ट केस में यहाँ पर जो X है वो एंटी पेरीप्लेनर कंडीशन में है इस रिंग के सापेक्ष, जबकि यहाँ पर ये लगभग पैरेलल कंडीशन में है। तो एंटी पेरीप्लेनर कंडीशन में होने के वजह से यहाँ पर फर्स्ट जो कंडीशन है उसमें जे का मान काफ़ी कम हो गया है और ये लगभग 2.5 ± 1 हर्ट्ज हमें प्राप्त होता है। नेक्स्ट फैक्टर है बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ के सापेक्ष जे का वैल्यू इन्वर्सली प्रोपोर्शनलिटी शो करता है। इसका मतलब जैसे जैसे बॉन्ड लेंथ का मान बढ़ेगा वैसे वैसे जे का मान कम होगा। जैसे यहाँ पर हम कंपैरिजन के लिए बात कर लेते हैं बेंजीन और एल्किन। बेंजीन में यहाँ अगर हम कंसिडर करें HA और HB के लिए जो कपलिंग कांस्टेंट है विसिनल कपलिंग कांस्टेंट, ये विसिनल कंडीशन में है। और एल्किन में ये HA और HB ये भी विसिनल प्रोटॉन्स हैं और ये भी विसिनल प्रोटॉन्स हैं। यहाँ एल्किन में इनके बीच में कार्बन कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है वो बॉन्ड प्योर डबल बॉन्ड है। यहाँ पर इस HA और HB के जो कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है बेंजीन में ये प्योर डबल बॉन्ड ना होकर पार्शियल डबल बॉन्ड होता है। तो यहाँ अगर इसके लिए जो बॉन्ड लेंथ है वो L1 हो और यहाँ इसके लिए बॉन्ड लेंथ L2 हो तो यहाँ हम क्या देखेंगे कि L2 का मान L1 से कम है।
तो L2 का मान जब कम होगा तो इस रिलेशन के अकॉर्डिंग J का मान अधिक होगा। तो यहाँ इसके लिए J का मान 8.8 से 10.5 हर्ट्ज़ के बीच में प्राप्त होता है, जबकि यहाँ पर J का मान लगभग 8 हर्ट्ज़ प्राप्त होता है। इसी प्रकार J का मान जो नंबर ऑफ द बॉन्ड्स हैं इंट्रैक्शन या कपलिंग करने वाले प्रोटॉन के बीच में, जितने अधिक बॉन्ड आएंगे उनका इंट्रैक्शन उतना ही कमज़ोर हो जाएगा और उनके लिए कपलिंग कांस्टेंट का मान उतना ही कम आएगा। जैसे यहाँ पर हम बेंजीन के लिए अगर बात करें तो बेंजीन के लिए जो प्रोटॉन है वो ऑर्थो कंडीशन में, जैसे यहाँ पर HA और HB ऑर्थो कंडीशन में है। यहाँ पर इस प्रोटॉन को अगर कंसिडर करेंगे तो A के सापेक्ष मेटा कंडीशन में है। यहाँ के जो प्रोटॉन को कंसिडर करेंगे तो वो A के सापेक्ष पैरा पोजिशन में है। यहाँ जब हम ऑर्थो, मेटा और पैरा कंडीशंस के प्रोटॉन के बीच के इंट्रैक्शन की बात करेंगे तो हम ये देखेंगे कि ऑर्थो कंडीशन के जो प्रोटॉन है उनके बीच का जो कपलिंग कांस्टेंट उसका मान इन तीनों में सबसे अधिक होता है। उससे कम मेटा का और पैरा के लिए कपलिंग कांस्टेंट का मान बहुत ही कम होता है। इस प्रकार हम J वैल्यू को जब आइडेंटिफाई कर लेते हैं, J वैल्यू का हमें जब पता चल जाता है तो उसके आधार पर किसी मॉलिक्यूल या किसी कंपाउंड के कॉन्फ़िगरेशन या जो कॉन्फॉर्मेशन है उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मैलिक एसिड है, अगर लो टेम्परेचर पर उसके अलग अलग फॉर्म दी हुई हों तो उनकी J वैल्यू के आधार पर हम ये बता सकते हैं कि वहाँ कौन सा कॉन्फॉर्मेशन है। अगर J3 का वैल्यू 4.4 हर्ट्ज़ है तो वो मैलिक एसिड गुच्छ कॉन्फॉर्मेशन शो कर रहा है। अगर J का वैल्यू 7.1 हर्ट्ज़ है तो वो एंटी या ट्रांस कॉन्फॉर्मेशन को शो कर रहा है। इस